बिना प्रैक्टिस के आप मार्क्स ज़्यादा ले पाएंगे? असंभव। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन ग्रामर। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे टेक्स्ट बुक पर, यानी रेनबो पार्ट 2 में प्रोज और पोएट्री सेक्शन से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। और आज का ये सेशन स्टार्ट होगा टेक्स्ट बुक से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जो स्टार्ट होगा वो होगा आफ्टर 60 क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ देख लीजिए इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी क्वेश्चन 61 से लेकर क्वेश्चन 100 तक जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे। तो 60 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामेटिकल पोर्शन एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। So this is the question for you. The past is not dead and static. It is alive and blank space. You have 4 options. It is alive and pledge. It is alive and ethnic. It is alive and dynamic. It is alive and presumptuous. Dear students, ध्यान दें, अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है लेकिन आप सेट बना रहे हो, तो अगर मैं कुछ सेट बनाऊंगा और आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा आप ये जान जाओगे, और इस प्रकार आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि हु हैज़ रिटन द शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के शॉर्ट स्टोरी जो द आर्टिस्ट है उसके लेखक कौन है, आपको ये पता नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि इसके राइटर हैं शिगा नयोया, तो आपको पहले से नहीं पता था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन में आपको एक नई बात समझ में आ गई। और अगर आप रोज प्रैक्टिस सेशन कर रहे हो तो ये बातें 2-3 बार रिपीट होंगी एग्जाम से पहले, और इन दिस वे यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व्ड और केप्ट इन योर माइंड। तो इसलिए ये फायदा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का या फिर प्रैक्टिस सेशन का। So the past is not dead and static, it is alive and dynamic. This is the correct option C. These lines, अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ एक क्वेश्चन की तो कई क्वेश्चंस की बात निकल जाएगी। जैसे the past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. These lines have been taken from the chapter Bharat is my home. It has been written by Dr. Zakir Hussain. ये जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और ये उनके स्पीच का ये अंश है, और उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। अब देखिए कि कितने ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन 2024। अब आप देखिए कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइन कहाँ से है, भारत इज माई होम से है। किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये क्या है? ये स्पीच का एक अंश है। ये स्पीच उन्होंने कब दिया? 1967 में। और वो क्या कर रहे थे? व्हेन ही वाज टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक सेंटेंस से कई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं। तो इस लेवल से आप जब पढ़ेंगे तो आपकी एग्जाम की तो बल्ले बल्ले है। मूविंग अहेड, सॉरी, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इस पेज पर जितने क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ब्लर्ड हैं, प्रिंट ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो बोलने से आपको समझ में आ जाएगी बात। तो अभी इन कुछ क्वेश्चंस पर ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं आप ऑडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, हो सकता है विजुअल उतना क्लियर ना हो। नानू काका ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ, उन्होंने सिल्वर इस चांदी का जो स्नफ बॉक्स था यानी खैनी जैसा पदार्थ, उसको उन्होंने खोला और उसमें से लिया। क्या लिया? अ कोट, अ कुर्ता, अ पिच, अ पिंच लिया। पिंच का मतलब होता है चुटकी, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये एक चैप्टर है और इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है नानू काका। तो ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है इज अ कॉमिकल एंड एडवेंचरस स्टोरी। इट हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर एंड द मेन कैरेक्टर इज नानू काका। बड़ा ही मजेदार स्टोरी है। 63, मार्टिन लूथर किंग जूनियर wanted the Negroes to continue working with। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि निग्रो जो है लगातार काम करें, किस चीज़ के साथ? विद फेथ,
यकीन के साथ, विश्वास के साथ। अब these lines have been taken from the speech I have a dream, and this speech was delivered by Martin Luther King Jr. अब ये जब मैं बोल रहा हूं तो कई ऑब्जेक्टिव और भी आपके क्लियर हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज, अब इसकी बात को समझें, द लास्ट, अंतिम, ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस, करा कि इन्वेंशन जो प्री हिस्टोरिक थे, प्री हिस्टोरिक मीन्स जो इतिहास से पहले जो बड़े इन्वेंशंस हुए, बड़े इन्वेंशन, इतिहास लिखने से पहले जो बड़े इन्वेंशंस हुए उसका जो लास्ट, बड़े इन्वेंशन ढेर सारे हुए, उसका जो लास्ट इन्वेंशन था वो कौन सी कला थी? तो वो कला थी राइटिंग की, द आर्ट ऑफ राइटिंग। यानी जब इंसान इतिहास लिख रहा था तो लिखने से पहले ढेर सारे इन्वेंशंस हुए थे, लेकिन जो इन्वेंशंस, उन इन्वेंशंस का लास्ट था वो क्या था? वो था राइटिंग, लिखने की कला। तभी तो इतिहास का लिखना आरंभ हुआ। ओके, so moving ahead we go to the next question, question number 65। our ancestors, मैंने कहा ऑडियो पर ध्यान देंगे चूंकि विजुअल जो है वो थोड़ा ब्लर्ड है। our ancestors therefore set a limit to our indulgences, to our towns, to our grains। ये टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, इंडल्जेंसेस। ध्यान से समझें, our ancestor, हमारे पूर्वज ने इसलिए एक सीमा तय कर रखी थी हमारे आनंद का, हमारे मनोरंजन का। These lines, this line has been taken from the chapter Indian Civilization and Culture and it has been written by महात्मा गांधी। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, कई बार मैं बता चुका हूँ, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक अंश है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ आप पूरी तरह से इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने, तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कह रहा मैं अपनी वफादारी की शपथ लेता हूँ अपने देश के प्रति धर्म और भाषा से परे होकर। कहता है कि फ्रॉम हुज पीस इज दिस कोटेशन टेकन। ये जो कोटेशन है वो इनमें से किससे लिया गया है? जाकिर हुसैन से, पर्ल इसबक से, महात्मा गांधी से, एंटोन पी चेखव से। सो द करेक्ट आंसर इज जाकिर हुसैन। ये जो लाइन है वो लिया गया है भारत इज माई होम चैप्टर से और इसके जो लेखक हैं वो हैं जाकिर हुसैन। Moving ahead, we go to the next question, question number 67. Nanu Kaka went to visit blank space the minister. Nanu Kaka went to visit the blank space minister, finance minister, welfare minister, railway minister, home minister. Let me tell you the answer. यहाँ जो correct answer होगा वो होगा वेलफेयर मिनिस्टर। आप जब ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, एक्चुअली ये टेक्स्ट जो है वो है, अभी जस्ट मैंने बताया, अ पिंच ऑफ स्नफ से, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर। तो नानू काका अपने भांजे के यहाँ दिल्ली जाते हैं एक मंत्री से मिलने और वहाँ जाकर वो एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। लीव द डॉग वॉज बाउट फॉर ब्लैंक स्पेस रबल्स। ये जो लीव डॉग है वो कितने रबल्स में, रबल इज द करेंसी, कितने रबल्स में इन्हें खरीदा गया? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कितने रबल्स में इन्हें खरीदा गया? द करेक्ट आंसर इज 65। 65 रबल्स में खरीदा गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? बाहर से तो आएंगे नहीं, टेक्स्ट से आएंगे। जब मैं इस एक साल के क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो इसी तरह के हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव हमें याद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ऑफलाइन में भी मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन में भी कह रहा हूँ कि आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। डू ज्वाइन द प्रैक्टिस सेशन। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी एडी फ्रॉम 1150 टू 1500। कह रहा कि ये जो पीरियड है 1150 से लेकर 1500 पीरियड, ये पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है? ओल्ड कहलाता है, मिडिल कहलाता है, मॉडर्न कहलाता है, पोस्ट मॉडर्न कहलाता है। आपको पता है कि ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुआ 449 एडी में, 449 में शुरू होता है और समाप्ति होती है 1066 में। तो ओल्ड इंग्लिश तो होगा नहीं। मिडिल इंग्लिश शुरू होता है 1150 से और समाप्ति होती है 1500 में। सो द करेक्ट आंसर इज मिडिल इंग्लिश। और जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 1500 एडी के बाद से अब तक है 2025 तक।
Next, 70. Latin and were the two major influences on Old English. Old English पर किन दो भाषाओं का जबरदस्त प्रभाव था? एक दिया हुआ है, दूसरा आपको चूज करना है. Yes, think over the question. दो ऐसी भाषा थे जिनका प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा था. एक था लैटिन और दूसरा था स्कैंडिनेवियन. ये क्वेश्चन यहाँ तो एक नंबर का है, लेकिन इसको अगर ऐसे घुमा कर दे कि व्हाट वर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस या नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो ये 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश. Moving ahead, we go to the next question, question number 71, that is now on the screen. The Anglo-Indian communities in India use blank space as their mother tongue. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जो इंग्लैंड से आए इंडिया में बसे वो जो कम्युनिटी भारत में है, वो कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करती होगी भारत में? द क्वेश्चन इज वेरी इजी. इंग्लिश करेगी? नहीं. नेक्स्ट 22. हु रोड शी स्टूप्स टू काउंटर? द ऑप्शंस आर G.B. Shaw, T.S. Eliot, सलमान रश्दी और ओलिवर गोल्ड स्मिथ. 72. किसने लिखा शी स्टूप्स टू कॉन्कर? इनमें से ऑथर का नाम बताना है. Let me tell you the answer. Who wrote She Stoops to Conquer? The correct answer is Oliver Goldsmith. 72. Answer D. Oliver Goldsmith. Next, 73. Pearl S. Buck was interested in meeting the. Pearl S. Buck जो राइटर थे, उनकी रुचि थी किन से मिलने में? नेताओं से, संत से, किसानों से या अमेरिकन से? The correct answer is peasants. At first, Benji kept how many hens? कह रहे कि शुरुआत में जो बेंजी था उसने कितने हेंस को रखे? तो आंसर होगा 10 और 12, यानी 10 और अ डजन, या तो 10 या 12. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. द blank space would not be satisfied until justice rolled down like water. The Americans, the Negroes, the Europeans, the Indians. The correct answer is the Negroes. The Negroes would not be satisfied until justice rolled down like water. कह रहे निग्रो संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय आ ना जाए पानी की तरह. And this line has been taken from the chapter I Have a Dream by Martin Luther King Jr. and it is an extract from the speech. ये स्पीच का एक अंश है. Moving ahead, we go to the next question, 76. Bertrand Russell belonged to. Bertrand Russell कहाँ के रहने वाले थे? द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दें. चूंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का है. अगर आप 50 में सही देते हैं आंसर तो 50 में एक आधा अंक भी कटेगा नहीं. तो इंग्लिश में 100 में से 50 तो बिल्कुल गारंटी है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज़रूर देखें, बार बार देखें. 77. द प्रेजेस एंड इमेज of blank space run through or the poem The Soldier. कह रहा कि सोल्जर में जो प्रशंसा है, जो छवि है, वो किस चीज़ की पूरे पोम में छाई हुई है? इंडिया की या इंग्लैंड की या फ्रांस की या अमेरिका की? तो आंसर होगा अमेरिका की, सॉरी इंग्लैंड की. ये इंग्लैंड की होगी, अमेरिका की नहीं होगी. ये जो लाइन है ये कविता से ली गई है जिसका नाम है सोल्जर. It has been composed, it has been written by Rupert Brooke. और वो कहते हैं कि जब मेरी मौत हो तो जहाँ मेरी मौत होगी, अगर विदेश में मौत होगी तो वो ज़मीन जहाँ मुझे दफनाया जाएगा दैट विल बी फॉर एवर इंग्लैंड. वो इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जा रहा है. तो ये बातें आ रही हैं इंग्लैंड की. ये एक देशभक्ति कविता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका समरी ज़रूर याद कर लें. दिस इज़ द VVI. मतलब इस 2026 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ ही रहा है. हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? $78. द करेक्ट आंसर इज ए माई ग्रैंड मदर्स हाउस. ये एक चैप्टर है, इसको लिखा है कमला दास ने.
ये सारी बातें नोट डाउन करते रहें। Who wrote for every atom belonging to me as good belongs to you? किसने लिखा कि हर कण जो मुझ में है वही कण तुम में है। मैं इस कविता के ओपनिंग लाइन को बता दूं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये उस पोम का तीसरी पंक्ति है, तीसरा लाइन है, और ये है जिस पोम की ये कविता है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो द करेक्ट आंसर इज वॉट विटमैन। वॉट विटमैन ने इसको लिखा है। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, कह रहा है कि आशा कर रहा हूँ कि मैं ना रुकूँ मौत तक, ये कहाँ से है? फायर हिम से, सोल्जर से, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। ये है अगेन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसको लिखा है वॉट विटमैन ने। Moving ahead, we go to the next question, question number 81. In Fire Hymn, दारूवाला talks about, Fire Hymn जो कविता है उसमें दारूवाला उसके लेखक हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं बर्निंग घाट की, okay? And his footprints are not found in any file of Scotland Yard. It is from which chapter? Soldier, Fire Hymn, Ode to Autumn. What should be the correct answer? The correct answer is option D, Macavity, the Mystery Cat. 83. The grandmother's house fell. ग्रैंडमदर्स के जो घर था वो उसके मौत के बाद पागल हो गया, हल्ला वाला हो गया, कोलाहल वाला हो गया। द करेक्ट आंसर इज साइलेंट, बिल्कुल खामोश, ब्लैंक हो गया। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken is from Snake, My Grandmother's House, and Epitaph, Such Soldier. The correct answer is Snake. ये बिल्कुल आगे अंदर से बात कही जा रही है, तो सारी कविताओं की पंक्तियों को आपको याद रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एक मार्क्स भी न छूटे। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो लाइन है वो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इट हैज बीन रिटन बाय W.H. Auden। तो ये जो लिया गया है वो ऑप्शन ए होगा, 85। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द सोल्जर इज, ये सोल्जर क्या है? एक तो ये कि ये पैट्रियटिक पोएम है, लेकिन यहाँ चूंकि पैट्रियटिक की बात हो नहीं रही है तो ये सोनेट है। सोल्जर क्या है? एक सोनेट है, गजल है, या सोनेट इज अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। ऑटम इज अ सीजन ऑफ, ऑटम जो है सीजन वो किस चीज़ का है? ये फ्रूटफुलनेस का। ये भी कविता अगर याद कर लें तो ये सारी बातें छोटी छोटी याद हो जाएंगी। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, कह रहा कि जब मैं मरूंगा तो कौन याद करेगा? ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ओड टू ऑटम से, एन एपिटैफ से, सोल्जर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो ये लिया गया है एन एपिटैफ से। वाल्टर डेलामेयर ने इसको लिखा है। 89, स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, वो कौन सी चीज़ है जो हमारी तरक्की को रोकती है, बाधा बनती है? दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। 90, अ ब्लैंक स्पेस वॉज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वो कौन था जो 12 साल का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में था? द करेक्ट आंसर इज सेबी, एंड सेबी इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द पोम द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, द पोएम नो प्रोज पीस शॉर्ट स्टोरी, शीगा नोया ने इसे लिखा था। डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ, कह रहा डन अपने जीवन के जर्नी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं सन से, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये बात कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन हैंस वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। आपने ये पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था और यूट्यूब पर इस पर एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मौजूद है। द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग, द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आर्ट्स बाय आर्ट्स, इट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एंड एनी एपिटैफ और ओड टू ऑटम। द करेक्ट आंसर इज ओड टू ऑटम। ये सारी चीज़ें रटने की हैं, 2-3 बार याद कर लें तो याद हो जाए। द एंग्लो सैक्शंस इन्वेडेड डॉट 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 इन 8449, 449 में अंग्रेजी की शुरुआत हुई। ये पूछ रहा है कि एंग्लो सैक्शन ने 449 में कहाँ आक्रमण किया? बड़ा आसान सा सवाल है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड पर आक्रमण किया। 94, विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डॉट डॉट पीरियड, ये किस पीरियड के लेखक थे? तो ये थे मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक। मूविंग अहेड, 95, मैकाविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकाविटी को कहा जाता है कि वो बड़ा ही मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, क्योंकि द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम, ये जो जगह है उससे अचंभित है,
वो क्राइम करके गायब हो जाता था और पता ही नहीं चलता था, उसका कोई क्लू पता नहीं कर पाते थे, तो लोग बैफर्ड थे। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ग्रीस का है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय, किसी भी दैनिक समाचार का जो एडिटोरियल नीति है, संपादकीय नीति है, वो कितने फैक्टर से, मुख्य फैक्टर से गवर्न होता है? तो वो है टू चीफ फैक्टर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये यहां से लिया गया है। पर्ल एसबक एट हर फूड, पर्ल एसबक ने अपना भोजन खाया एक भारतीय गांव में, किस चीज से खाया? तो विद हर हैंड्स, हाथों से खाया। दाउ दैट दाउ लस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो जैसा कि तुम कहती हो, ये कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एंड इट हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। And this is the last question. In a series of memorable pictures, John Keats exhibits the principle of beauty in nature. The principle of beauty in nature. अगर इसे एक बार दो बार देख ले तो all the objective questions you will have in your mind. Okay? So dear students, आप इसे ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी तैयारी और अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेट के साथ, किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, goodbye.